गुड आफ्टरनून। मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। आई होप आपको सबको पता होगा। बैलेंस शीट का फॉर्मेट बता दिया मैंने आपको, ठीक है। मैं क्या करने वाला हूं, उस फॉर्मेट को यूज करके क्वेश्चन करवाना चाहता हूं। एक क्वेश्चन जो मैं बना के लाया हूं, सिंपल सा क्वेश्चन कि एक कंपनी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाती है, कंपनी अपनी बैलेंस शीट कैसे बनाती है। ये सिर्फ एक क्वेश्चन है, बैलेंस शीट। यस, ऑनलाइन, गुड आफ्टरनून। तो बेटा ये क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूं आपको बैलेंस शीट का, क्योंकि बैलेंस शीट पर आपकी मैंने बताया एक्सपर्टाइज बहुत बहुत जरूरी है। 3-3, 4-4, 5 चैप्टर है जिसमें आपको बैलेंस शीट बनाना सीखना है। तो मैं 5 चैप्टर की बेसिक करवा रहा हूं, यहां पर 5 चैप्टर की तैयारी करवा रहा हूं। वो चाहे मैं पढ़ाऊं, चाहे मनोज सर पढ़ाए, कोई भी पढ़ाए, पर वो बैलेंस शीट वाली चीजें हर किसी में आने वाली है। मैं चाहता हूं कि उसमें आपकी हो जाए एक्सपर्टाइज। तो मैं आपको फॉर्मेट बता चुका हूं, उस फॉर्मेट को यूज करना सिखा रहा हूं। तो वो क्वेश्चन एक आपके सामने है जो मैंने कल ही रात को बैठ के बनाया। क्वेश्चन एकदम ताजा ताजा है। फ्रॉम द फॉलोइंग टीबी प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड। आपको बनानी है एक्स की बैलेंस शीट। अब यहां पर ये ट्रायल बैलेंस में आप देखिए, इसमें मैंने सिर्फ रियल और पर्सनल अकाउंट रखे हैं। रियल और कैश, डिवेंचर, लाइबिलिटी, बैंक, डेटर, स्टॉक, रिजर्व, बिल्डिंग, प्रेफरेंस कैपिटल, इक्विटी कैपिटल, ये सब रियल और पर्सनल अकाउंट है। परचेज नहीं इसमें दिख रही है आपको, सेल नहीं दिख रही इसमें आपको, सैलरी, रेंट, ये सब नहीं दिख रहा। यदि आपको नॉमिनल अकाउंट इस टीबी में नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि ये कंपनी का जो अकाउंटेंट है वो सारे नॉमिनल अकाउंट को क्लोज कर चुका है, वो टीबी में नहीं है। ना परचेज, ना सेल, ना एक्सपेंसेस, ना इनकम, वो टीबी में नहीं है। इसका मतलब सारे नॉमिनल अकाउंट जो थे, परचेज, सेल, एक्सपेंस, वो अकाउंट राइट ऑफ हो चुके हैं, क्लोज हो चुके हैं, ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल में जा चुके हैं। यदि वो ट्रेडिंग में जा चुके हैं, इसलिए वो टीबी में नहीं है, मतलब प्रॉफिट निकल चुका है। और प्रॉफिट जो निकल चुका वो यहां पीएनएल में रखा हुआ है। पीएनएल 90,000 का क्रेडिट। यदि प्रॉफिट क्रेडिट में है, पीएनएल क्रेडिट में है, मतलब प्रॉफिट, डेबिट होता मतलब लॉस, तो ये प्रॉफिट है जो निकल चुका है। तो यहां पर आपको बचे हैं सिर्फ रियल और पर्सनल अकाउंट। इनको आपको रखना है बैलेंस शीट में किसी न किसी प्लेस पर। आपको लग रहा होगा सर इसमें इंटरेस्ट अकाउंट तो है, ये तो नॉमिनल है। ये इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस तो लाइबिलिटी होता है, तो ये इंटरेस्ट यदि खर्चा होता तो डेबिट होता। ये तो क्रेडिट में है, मतलब ये इंटरेस्ट है या इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग? ये इंटरेस्ट पेबल है, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है। मैंने जानबूझकर इसको इंटरेस्ट ही लिखा ताकि आपको मैं बता पाऊं कि ये इंटरेस्ट एक्सपेंसेस वाला इंटरेस्ट नहीं, लाइबिलिटी वाला है। एक्सपेंस होता तो कहां आता? डेबिट में आता। डेबिट में आते हैं एक्सपेंसेस, क्रेडिट में आती है इनकम एंड गेन्स। तो ये लाइबिलिटी है, इंटरेस्ट पेबल, ठीक है। और आप चाहो तो मैं लिख भी सकता हूं, डेबिट में इधर प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, उधर लाइबिलिटी में इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, क्रेडिट में है मतलब वो लाइबिलिटी है। और ये आपको दिया है। अब यहां पर सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल, ये शेयर कैपिटल है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये भी शेयर कैपिटल है। बिल्डिंग, बिल्डिंग कहां जाएगी? फिक्स्ड असेट। फिक्स्ड असेट की शिल कौन सी होती है? नॉन करंट असेट। करंट असेट या नॉन करंट असेट? नॉन करंट असेट में कौन सी? पीपी। पीपी जिस पर S10 लगता है। जनरल रिजर्व, ये जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में। स्टॉक क्लोजिंग है, टीबी आपका 31 मार्च 24 का है और ये स्टॉक भी क्लोजिंग है, तो ये बैलेंस शीट में जाएगा असेट साइड में। ये हमारी करंट असेट्स है, करंट असेट्स में आएगा इन्वेंट्री में। फिर डेटर क्रेडिटर तो पता ही है, करंट असेट करंट लाइबिलिटी है। बैंक बैलेंस भी करंट असेट्स है। डिवेंचर आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, ये नॉन करंट लाइबिलिटी है। और ये बोरोइंग है। इंटरेस्ट पेबल, ये जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर क्रेडिट में है 9,000 का, ये लाइबिलिटी है आपकी। ये जाएगी करंट लाइबिलिटी, क्योंकि 1 साल के अंदर अंदर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो ये आपकी करंट लाइबिलिटी है। और वो भी कौन सी लाइबिलिटी? अदर करंट लाइबिलिटी। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट असेट से, अदर करंट असेट में आ जाएगा, करंट असेट से। प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट असेट से। ये रिकवरेबल इन कैश है या रिकवरेबल इन काइंड? एक होता है रिकवरेबल इन कैश, एक होता है रिकवरेबल इन काइंड। कैश मतलब नकद प्राप्त होना, काइंड मतलब नकद के अलावा कुछ और प्राप्त होना।
प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब हम खर्चा अभी हुआ नहीं, हमने पेमेंट अभी कर दिया पर बेनिफिट लेना बाकी है, तो वो हो गया प्रीपेड। तो इसके बदले क्या मिलेगा, कैश मिलेगी या सर्विसेज मिलेगी, तो यह है रिकवरेबल इन काइंड नॉट इन कैश। तो करंट एसेट का मतलब वही नहीं जो विद इन ईयर कैश में मिल जाए, जिसका बेनिफिट विद इन ईयर मिल जाए वो भी करंट एसेट्स है। तो ये करंट एसेट्स है, प्रीपेड एक्सपेंसेस रिकवरेबल इन काइंड है, कैश इन हैंड तो कैश ही है। P&L का क्रेडिट बैलेंस, ये जो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, ये प्रॉफिट के बारे में मैं थोड़ा बहुत समझाते भी जा रहा हूं। ये प्रॉफिट के बारे में आपको भ्रम होगा, इल्यूजन होगा, वो मैं आपको आज ये टीबी के अंदर दिया हुआ P&L का क्रेडिट बैलेंस है। P&L का ये क्रेडिट बैलेंस है, ये टीबी 31 मार्च 24 का है, ये ट्रायल बैलेंस 31 मार्च 24 का है। इन केस ऑफ कंपनी शायद आपको पता नहीं होगा, मैं आपको बताऊंगा, शायद थोड़ा बता पाऊँ, थोड़ा बाद में यदि आपको समझ में नहीं आया तो मैं और भी बताऊंगा। ये प्रॉफिट कब का है, ये प्रॉफिट 90,000 कब का है, मतलब कौन सा ईयर, प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर मतलब 23-24, बेटा हमारा करंट ईयर 23-24 है। यदि टीबी मार्च 24 का है मतलब 1 अप्रैल 23 से मार्च 24 का ये टीबी है, करेक्ट। ये टीवी में जो प्रॉफिट आया हुआ बेटा, ये प्रॉफिट आप अपनी जगह बिल्कुल सही है, आपकी जगह मैं भी शायद बैठा होता तो मैं भी ये बोलता, पर मुझे आपको एक नई चीज बतानी है जो आपको पहली बार बताऊंगा, इसलिए आपको पता ही नहीं है। ये प्रॉफिट 31 मार्च 24 तक का है, 31 मार्च 24 तक का। कंपनी जब से बनी, कंपनी यदि बनी थी 1990 में, तो 90 से लेके आज तक का एक्यूमुलेट प्रॉफिट है। तो P&L में जो प्रॉफिट होता है, रखा होता है, ये प्रॉफिट होता है जब से कंपनी बनी तब से लेके आज तक का। वो प्रॉफिट जो कंपनी ने अर्न तो किए, कमा तो लिए, पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए। मैं इसको और समझाऊं, देखिए प्रोप्राइटरी में क्या होता है, प्रॉफिट कहां चले जाता है, कैपिटल अकाउंट में। पार्टनरशिप में प्रॉफिट कहां चले जाता है, पार्टनर्स कैपिटल में। हम प्रॉफिट बांट देते हैं या तो प्रोप्राइटर को या पार्टनरशिप है तो पार्टनर। पर कंपनी में प्रॉफिट बांटा जाता है बाय वे ऑफ डिविडेंड। कंपनी में प्रॉफिट बांटते हैं बाय वे ऑफ, अब डिविडेंड यदि कंपनी ने प्रॉफिट कमा तो लिया पर डिविडेंड नहीं बांटा तो कंपनी के पास वो प्रॉफिट रहेगा नहीं रहेगा, कहां रहेगा। क्या हम प्रॉफिट को शेयर कैपिटल में जोड़ सकते हैं, जैसे हम प्रॉफिट को कैपिटल अकाउंट में ले आते हैं प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप में, क्या हम इस प्रॉफिट को शेयर कैपिटल में, ऑनर फंड में ऐसे जोड़ सकते हैं शेयर कैपिटल के अंदर? क्या प्रॉफिट शेयर कैपिटल में जोड़ा जा सकता है? नहीं। तो फिर प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, एक अलग अकाउंट में रखना पड़ेगा। उसका अकाउंट का नाम क्या है, P&L। तो P&L में प्रॉफिट रखा रहता है, वो प्रॉफिट जो कंपनी ने अर्न तो किए प्रीवियसली, प्रीवियस ईयर हो, उसका प्रीवियस ईयर हो, उसका प्रीवियस ईयर हो, 5 साल हो, 4 साल हो, 3 साल हो, 2 साल हो, किसी साल प्रॉफिट किसी साल लॉस, मिलाकर 90,000 का प्रॉफिट कंपनी के पास है 31 मार्च 24 तक का। इसमें 23-24 का प्रॉफिट भी इंक्लूड है और उसके पहले के सालों के प्रॉफिट भी इसमें। प्रॉफिट इसमें कब तक रहेगा, जब तक कि ये इक्विटी शेयरहोल्डर को या प्रेफरेंस शेयरहोल्डर को डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट ना कर दिया जाए, तब तक प्रॉफिट कहां रखा रहता है, P&L में। ये है वो P&L है। फिर फर्नीचर फिक्सचर, ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट परचेज सेल नहीं है। मतलब ट्रेडिंग P&L इस साल का बनाना बचा या बन चुका, बन चुका। कैसे बन चुका, यदि ट्रेडिंग P&L बनाना बाकी होता तो परचेज सेल यहां पड़ी होती। क्या परचेज सेल टीवी में दिख रही है, नहीं दिख रही। इसका मतलब परचेज सेल कहां जा चुकी, ट्रेडिंग P&L में जा चुकी, मतलब ट्रेडिंग P&L बन चुका। तो आपको बस इससे बैलेंस शीट बनाना है। मैंने भी लिखा है कि प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड। ट्रेडिंग P&L नहीं बनाना आपको, बन भी नहीं सकता, बन चुका है वो। तो मैं आपको आपके फंडामेंटल और ज्यादा क्लियर करने के लिए मैं आपको सिखाऊंगा प्रैक्टिकल अकाउंटिंग। एक्चुअल अकाउंटिंग कैसे होती है, ये जो आपको कंफ्यूजन है ना, ये सब चीजें दूर हो जाएगी। मैं एक कंपनी अपनी बुक्स कैसे, उसके लिए मैं आपको एक बुक दूंगा जिसमें सारे ट्रेडिंग P&L का फॉर्मेट प्रिंट होगा, लेजर अकाउंट प्रिंट होगा, कैश बुक प्रिंट होगी, बैंक प्रिंट होगा, टीबी प्रिंट होगा। फिर उसको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक करना है। मैं आपको उसको बुक्स लिखना सिखाऊंगा। मुझे एक बैलेंस शीट पर, एक बुक को रेडी करने में 2 से 3 दिन लगेंगे, 2 से 3 दिन लगेंगे एक बुक रेडी करने में। मैं आपको करवाऊंगा, मेरे पास प्रिंटेड बैलेंस शीट पड़ी है,
मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो उससे आपके अकाउंटिंग फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग हो गए और उससे मनोज सर को और मुझे दोनों को पढ़ाने में काफ़ी मदद मिलेगी यदि आपके अकाउंट के फंडामेंटल क्लियर हुए तो। ओके, तो मैं चूंकि मैंने बैलेंस शीट का फॉर्म बताया है इसलिए मैं आपको एक बार क्वेश्चन बताना चाहता हूं। ठीक है, ठीक है बेटा। आपका कुछ बच्चों का तो चैप्टर इन्वेस्टमेंट शुरू हो चुका है, आपका हो गया ना इन्वेस्टमेंट चैप्टर? तो आज सेकंड डे था, आज सेकंड डे था, आज थर्ड डे था। इन्वेस्टमेंट का सेकंड ही है ना, ठीक है। चलिए बेटा, तो मैं अब शुरू करता हूं इसकी बैलेंस शीट। ठीक, हम इसको देख तो चुके हैं, अब लिखना शुरू करें। आपको जो भी कंफ्यूजन हो मुझसे आप डिस्कस करें, मैं शुरू करता हूं इसको देख करके बैलेंस शीट बनाना। क्या क्वेश्चन नोट कर रहे हैं आप लोग कि इसको क्लिक कर रहे हैं? इसको क्लिक कर लो ना, टाइम बच जाएगा। स्मार्टनेस दिखाओ, लिख बाद में लेना, टाइम बच जाएगा अपना बेटा। इसको आप मोबाइल से क्लिक कर लो, मैं थोड़ा इसको यहां से, ठीक है, दो पार्ट में क्लिक कर लो। आप चाहो तो आगे का भी क्लिक कर सकते हो, आगे आकर के, और मैं ग्रुप बन जाएगा तो आपके ग्रुप में भिजवा देता, पर अभी ग्रुप में मैं हूं नहीं शायद, पता नहीं आपका ग्रुप बनाया कि नहीं बनाया। अभी ग्रुप में आप भी नहीं हो, मैं भी नहीं हूं, चलो अच्छा है दोनों नहीं है। हाँ, यहां तक हो गया, इसको भी क्लिक कर लें। ऑनलाइन ने तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या क्लिक कर लिया होगा, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं बैलेंस शीट। तो लिखिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, लिखेंगे सॉल्यूशन बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज 31 मार्च 2024। ये बैलेंस शीट एज 8 लिखी जाएगी, एज ऑन लिखना क्राइम है, एज 8 लिखना होगा। बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड, और ये पर्टिकुलर, यहां नोट नंबर और यहां अमाउंट इन रुपीस, नोट नंबर अमाउंट इन रुपीस। ये बैलेंस शीट का स्टार्टिंग है, और चूंकि डिवीजन 1 वाली बैलेंस शीट है, क्योंकि हम एस पढ़ रहे हैं, वो कंपनी जिन पर एस एप्लीकेबल है उसकी बैलेंस शीट पढ़ रहे हैं, तो यहां पर डिवीजन 1 लगेगा। डिवीजन 1 में क्या असेट से शुरुआत होती है, लायबिलिटी साइड से, तो यहां क्या लिखेंगे, इक्विटी एंड, इक्विटी अलग चीज होती है और लायबिलिटी अलग होती है, तो यहां इक्विटी एंड लायबिलिटी दोनों लिखी जाएगी, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी हमारा ब्रॉड हेड है, मेजर हेड है। इसमें सबसे पहले ए शोल्डर फंड, ये सब हेड है। शोल्डर फंड क्या है, सब हेड। वो इक्विटी लायबिलिटी मेजर हेड था, ये सब हेड है। सब हेड के अंदर आइटम आते हैं। आइटम नंबर 1 शेयर कैपिटल, इसमें नोट नंबर 1। सेकंड रिजर्व एंड सरप्लस, नोट नंबर 2। फिर बी में आएगा, क्योंकि यहां पर वो एप्लीकेशन तो है नहीं, सीधा आएगी नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी आएगी। शेयर कैपिटल शेड्यूल नंबर नोट नंबर 1, रिजर्व सरप्लस नोट नंबर 2। नॉन करंट लायबिलिटी में आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग जिसमें डिवेंचर आने वाले हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में डिवेंचर आने वाले हैं। अच्छा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग मतलब वो लोन जो 12 महीने
बाद पेबल है वो लॉन्ग टर्म बोरिंग, और जो विद इन ए 12 मंथ पेबल है वो शॉर्ट टर्म बोरिंग, है ना। अभी तो मैं इसकी डेट में गया ही नहीं बेटा, पर ये लॉन्ग टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग मतलब लोन है, उधारी। ये दो तरह की होती है, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड मतलब जिसमें हमने किसी असेट की सिक्योरिटी दी है, कोई असेट गिरवी रखी है, मॉर्गेज की है, असेट प्लेज की हुई है। और यदि कोई असेट की गिरवी नहीं है, मॉर्गेज नहीं है, तो वो हो गया अनसिक्योर्ड लोन। तो लोन को आपको सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड में बाइफिकेट करना पड़ता है। सिक्योर्ड लिख देते हैं इसका अंदर, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। तो हमारा डिवेंचर तो सिक्योर होता है, डिवेंचर ऑलवेज सिक्योर होता है, बताऊंगा मैं वो भी। डिवेंचर ऑलवेज क्या होता है? सिक्योर लोन। तो यहां लिख दिया सिक्योर्ड। सी में आएगा करंट, करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में मैं उतनी ही लिख रहा हूं जो हमारे काम की है। शॉर्ट टर्म बोरिंग है नहीं, मैंने शॉर्ट टर्म बोरिंग नहीं लिए। ट्रेड क्रेडिटर, इसमें लेंगे ट्रेड क्रेडिटर, ट्रेड क्रेडिटर आ जाएंगे इसमें। इसमें कुछ आइटम है नहीं तो इसकी नोट नहीं बनाते हैं, इसकी नोट की जरूरत ही नहीं है। इसमें आएंगे ट्रेड क्रेडिटर करंट लायबिलिटी में, और अदर करंट लायबिलिटी। अदर करंट लायबिलिटी में वो आने वाला ना इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इसमें आएगा अदर करंट लायबिलिटी में। ये हो गई आपकी लायबिलिटी साइड का टोटल। इक्विटी लायबिलिटी का टोटल आ जाएगा यहां पर। ये हुआ टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटी, टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटी। अब आएगी इधर असेट साइड, असेट्स। ये आपका अगेन मेजर हेड है असेट। असेट में सबसे पहले लिखी जाएंगी नॉन करंट असेट, नॉन करंट असेट्स। इसमें प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इस पर टेंजिबल और इंटेंजिबल है, यहां पर टेंजिबल ही बस। टेंजिबल जिस पर एस 10 लगता है वो टेंजिबल। इसकी नोट नंबर 3 बना लो, नोट नंबर, क्योंकि दो सेट है, बिल्डिंग भी है फर्नीचर भी है, तो उसको हम टोटल कर लेंगे नोट नंबर 3 में, शेड्यूल नंबर 3 में। फिर यह टोटल ले आएंगे, टेंजिबल में आएगी बिल्डिंग और फर्नीचर। फिर आएगी करंट असेट्स, ये थी नॉन करंट असेट। क्या गुडविल भी है? गुडविल पेटेंट नहीं है तो छोड़ दो, इंटेंजिबल मत लिखो। मैंने भी जानबूझ के बहुत इजी क्वेश्चन लिया है, इंटेंजिबल वगैरह नहीं लिया। ये आपकी आ गई टेंजिबल असेट मतलब बिल्डिंग और फर्नीचर। अब आएगा करंट, करंट असेट। करंट असेट वो असेट जो विद इन ए ईयर रियलाइजेबल है, करंट असेट। इसमें इन्वेंट्री इसी में आती है, इन्वेंट्री इसमें आएगी। ट्रेड रिसीवेबल इसी में आएंगे, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटा वगैरह। इसके लिए बनाओ नोट नंबर 4, नोट नंबर 4 बना देता हूं मैं समझाने के लिए, जरूरत नहीं वैसे नोट 4। फिर कैश एंड बैंक लिखो तो भी चलेगा, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखो तो भी चलेगा। बस ये भी हो गया, इतनी काफी है। ये आ जाएगा टोटल ऑफ असेट साइड। क्या है करंट असेट में? ओ अदर करंट असेट लेता हूं, चलो मैं अदर करंट असेट चलेगा। प्रीपेड एक्सपेंस में आएंगे, यस नहीं, अदर करंट असेट। ये टोटल आ गया, यस। आपने मुझे गलती से बचा लिया, प्रीपेड एक्सपेंस में भूल गया था मैं, टोटल। और बाहर आती है कॉन्टिंजेंट, वो लायबिलिटी जो बुक्स में कंसीडर नहीं की गई पर जो कंपनी पर आ सकती है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी।
contingent liability. ओके, बस अब हम बनाते हैं नोट 1 फॉर शेयर कैपिटल. नोट 1 फॉर शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल में सबसे पहले आती है अथॉराइज्ड. शेयर कैपिटल सबसे पहले डिस्क्लोज की जाती है, पर क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है तो इसको छोड़ दो. मैंने आपको अथॉराइज्ड कैपिटल की डिटेल नहीं दी तो छोड़ दो उसको. ये लिख दिया आपने शेयर कैपिटल. इसके बाद आएगी इशूड. अब एक साथ इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल. पेड अप कैपिटल, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल. ये हमारा नोट नंबर 1 जाएगा. इसमें इक्विटी भी आ जाएगी और प्रेफरेंस भी आ जाएगी. ये नोट नंबर 1 जगह छोड़ दो, इक्विटी प्रेफरेंस की जगह छोड़ दो. नोट नंबर 2 फॉर रिजर्व एंड सरप्लस. रिजर्व एंड सरप्लस, इसमें दो आइटम आएंगे, जनरल रिजर्व और P&L. नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 किसके लिए है? टेंजिबल एसेट के लिए. टेंजिबल एसेट ना, टेंजिबल एसेट के लिए नोट नंबर 3 बना लिया. और नोट नंबर 4 ट्रेड. नोट नंबर 4 फॉर ट्रेड रिसीवेबल. ट्रेड रिसीवेबल नोट नंबर 4. अब मैं बैलेंस शीट बनाना शुरू करता हूं. टेंजिबल एसेट, अब शुरू करते हैं. टीबी का पहला आइटम से शुरू कर जाओ. अब आप मुझे टीबी का एक एक आइटम बोलते जाओ, मैं लिखते आता हूं एक एक आइटम को. पहला आइटम क्या है? शेयर कैपिटल. सबसे पहले क्या है? इक्विटी. तो यहां पर सबसे पहले क्या आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा इधर. इक्विटी शेयर कैपिटल ₹10 लाख. ये मैंने दिखा दी. इक्विटी शेयर कैपिटल आपकी इश्यूड, सब्सक्राइब्ड और पेड अप कैपिटल 10 लाख. फिर नेक्स्ट आइटम है, नहीं लाइन इधर मत चलो, उसमें टीबी में बोलते आओ. टीबी से बोलो, मैं बताता हूं. टीबी में पहला आइटम का शेयर कैपिटल था, दूसरा क्या है? अच्छा, दूसरा प्रेफरेंस कैपिटल है. ठीक है भाई, वही लिख देते हैं. क्या नाम है उसका? 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. नाम है 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. कितना हुआ? ये दिखा दिया बाहर. और आई थिंक इसमें और कुछ नहीं बचा, तो टोटल कर दो 15 लाख. वैसे टोटल मुझे सबसे लास्ट में करना था, तो मुझे पता है कि उसमें 2 ही आइटम है, तो शेयर कैपिटल जो इश्यूड शेयर कैपिटल है वो 15 लाख आ गई. टीबी के 2 आइटम तो हो गए, इक्विटी और प्रेफरेंस. नेक्स्ट आइटम क्या है? बिल्डिंग का है कि पीपी में, टेंजिबल में. इस टेंजिबल में दिखा दो बिल्डिंग. बिल्डिंग कितनी? 11 लाख की बिल्डिंग दिखा दो. बिल्डिंग दिखा दी 1150. देन जनरल रिजर्व का आएगा. रिजर्व एंड सरप्लस में यहां लिखाओ जनरल रिजर्व. जनरल
रिजर्व रुपीज 2 लाख, जनरल रिजर्व आ गया, रिजर्व प्लस में 2 लाख रुपीज। नेक्स्ट ये इन्वेंट्री में आएगा, करंट एसेट में, करंट एसेट में इन्वेंट्री में, इसकी हमने शेड्यूल नहीं बनाई, ये हमारी करंट एसेट, करंट एसेट में इन्वेंट्री मतलब स्टॉक कितना है 250, ये स्टॉक आ गया करंट एसेट के इन्वेंट्री में। हो सकता है टीबी में गलती होगी क्या, मैं 90 कर लूंगा उसको, वैसे 90 होना नहीं चाहिए पर ठीक है मैं, हाँ ठीक है वो गलत है 90, पर मैं कर लूंगा उसको, वो शायद मैंने 90 से टोटल लगा दिया क्योंकि कुछ मैंने बनाया तो ऐसा हो गया होगा, ठीक है वो 90 मान लिया मैंने उसको, ठीक है मैं 90 माना है उसको, ठीक है। आगे अगला आइटम क्या है, डेटर्स, वो आएगा ट्रेड रिसीवेबल, ये आपका एक नोट है ट्रेड रिसीवेबल, इसमें आएंगे डेटर्स, डेटर भी आते हैं, बीआर भी आते हैं। डेटर में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जो वैसे मुझे भी बताना नहीं चाहिए, इतना जल्दी की जरूरत नहीं, फिर भी मैं बता ही दे रहा हूं आपको जस्ट फॉर योर नॉलेज। जैसे मैं कंपनी का अकाउंटेंट हूं, आप कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर हो, जो कंपनी के डेटर हैं, डेटर से आपको मतलब है कि नहीं ये बताओ, डेट आप शेयर होल्डर हैं, डेटर से आपको रेलिवेंस है या नहीं है, कि कल को डेटर डूब गए तो पैसा तो आप ही का डूबा, तो कंपनी बर्बाद हो सकती है। तो डेटर की क्या दशा है, वो अच्छे हैं बुरे हैं, ये भी आपको पता पड़ना चाहिए। तो कंपनीज एक्ट की शेड्यूल 3 में ये कंपलसरी कर दिया गया कि आप इस डेटर का ब्रेकअप दिखाओ कि इसमें से कितने डेटर ऐसे हैं जिनको उधार माल बेचे को 6 महीने से ऊपर हो गया और पेमेंट नहीं दिया, कौन से डेटर इतने पुराने हैं कि 6 महीने हो गए और पेमेंट नहीं कर रहे वो लोग, और कौन से डेटर अभी अभी के हैं, जो अभी भी के हैं वो लेस रिस्की है, और जिनको माल बेचे को 6 महीना हो गया और पेमेंट नहीं दे रहे वो रिस्की हो गए। तो इक्विटी शेयर होल्डर को अधिकार है जानने का कि हमारे डेटर किस दशा में है, इसलिए शेड्यूल 3 में ये डेटा जब दिखाया जाता है तो इसका बाइफर्केशन करके दिखाया जाता है। वो कैसे, डेटर लिखिए आउटस्टैंडिंग फॉर ए पीरियड more than 6 months or others, ये ब्रेकअप दिखाना पड़ता है जो मैंने आपको दिया नहीं। कुल डेटा कितने हैं, 2 लाख, 2 है ना कुल। डेटर आउटस्टैंडिंग फॉर ए पीरियड मोर देन 6 मंथ और अदर्स, 2 पार्ट में डेटर को क्लासिफाई करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है कि जो डेटर 6 महीने से पुराने हो चुके हैं वो रिस्की हो गए और जो कम वाले हैं वो लेस रिस्की है। तो शेयर होल्डर शुड नो, इवन राइट टू नो, उनका राइट है, राइट टू नो कि उन्हें पता पड़े कि डेटर के हालात कैसे हैं, जिससे वो कंपनी की पोजीशन जज कर पाए और लगे कि कंपनी में रिस्क बढ़ रही है, शेयर बेच के निकल जाए। कंपनी सेफ है अनसेफ है, कंपनी का बिजनेस किस तरफ जा रहा है, भविष्य क्या होगा, ये जानने का इक्विटी शेयर को अधिकार है, ऑनर है वो अल्टीमेटली। तो ये बाइफिकेशन जरूरी है। मैंने अभी इसको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं दी, पर आपको दी हो तो 2 पार्ट में। कुल डेटा कितने हैं, 3 लाख, 3 लाख ना। इसको 2 पार्ट में करके दिखाना चाहिए था पर हम नहीं दिखाएं। ये आइडिया इनको नहीं, आपको नहीं था, आप लोगों को। तो आप ये क्यों बोल रहे कि इनको आइडिया नहीं था? ये कोई परमिसिबल इवेंट नहीं है जिसको मैं आप परमिट कर दूं। आप मुझे क्लास के बाद मिलो, किसकी गलती है ये? आप मुझे मिलो क्लास के बाद। बेटा आपको अब ये लेक्चर देखना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारे स्टाफ की बहुत बड़ी मिस्टेक है जो आपको इन्फॉर्म नहीं कर पाए और आप इस क्लास में आ ही नहीं पाए। मैं देख भी रहा था कि मुझे लग गया था, क्योंकि मैं आप लोग को रिकॉग्नाइज कर सकता हूं। मुझे पता है कि आप ऐसे कई अच्छा रिस्पॉन्स करने वाले बच्चे, कुछ बच्चे जो आज दिख नहीं रहे,
और एक भी नहीं दिख रहा तो समझ गया था कि उन बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिली नहीं है। तो अभी तो आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, हम मिड में आ चुके हैं। फिर भी अभी बाकी लोग ध्यान दें। तो डेटर को दो पार्ट में करके दिखाया जाता है। क्या आपको समझ में आया? ये समझ में आया कैसे दिखाते हैं? कौन से डेटर अलग अलग करते हैं? जिनको उधार माल बेचे को 6 महीने से ऊपर हो गए उसको अलग दिखा दो, और बचे हुए को अलग दिखा दो। कौन से इसमें रिस्की हो गए बेटा? 6 महीने से ऊपर वाले रिस्की हो गए। जिन्होंने माल उधार खरीदे 6 महीने हो गए, अरे पेमेंट नहीं किया। उधारी कितनी होती है? 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना। 6 महीना तो बहुत हो गया, मतलब इनसे पेमेंट अब रिस्क में आ चुका है। ये शेयर के नॉलेज में होना जरूरी है कि कंपनी के डेटर के हालात बुरे हैं। तो कौन से डेटर 6 महीने से पुराने हैं और कौन से अदर से, वो बाइफरकेशन दिखाना जरूरी है। टोटल मैंने वो लिया नहीं, 3 लाख हमारी टोटल डेटर है, तो ये भी आ गया। ठीक, इसके बाद अगला आइटम क्रेडिटर्स। उसकी मैंने शेड्यूल नहीं बनाई, उसको सीधे दिखा दो। ट्रेड क्रेडिटर, यहां पर ट्रेड क्रेडिटर में दिखा दो कितने हैं वो, 2,20,000 के ट्रेड क्रेडिटर सीधे यहां दिखा दो। 2,20 के ट्रेड क्रेडिटर सीधे यहां दिखा दो। करंट लायबिलिटी में ट्रेड क्रेडिटर में इसका मैंने बाइफरकेशन नोट वगैरह नहीं बनाया क्योंकि ये खुद ही ट्रेड क्रेडिटर है। इसके बाद बैंक, कैश भी है क्या हमारे पास? कैश और बैंक अलग अलग है? कैश अलग है, बैंक अलग है? हे भगवान, तो मुझे नोट नंबर 5 बनाना पड़ेगा। नोट नंबर 5, नोट नंबर 5 बनाया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसमें कैश आएगा, कैश इन हैंड ना, कैश इन हैंड। क्या बैंक बोल रहे हैं आप? पहले बैंक है क्या? तो यहां लिख दो बैंक, बैंक बैलेंस 2 का बैंक बैलेंस है वो यहां लिख दो। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में बैंक बैलेंस यहां लिख दो। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का नोट नंबर 5 बना लिया, उसमें कैश अलग बैंक अलग कर दिया, बैंक दिखा दिया 270। अगला आइटम है 6% डिवेंचर, ये आएगा आपका यहां, यहीं पे दिखा दो सीधा अंदर ही बैलेंस शीट में, यहां आ जाएगा 6% डिवेंचर, रुपीज 3 लाख, 3 लाख, ये 6% डिवेंचर आ गए 3 लाख। डिवेंचर अनसिक्योर्ड भी हैं, डिवेंचर अनसिक्योर्ड नहीं होते, आप सही बोल रही हैं। कंपनीज एक्ट के एंगल से अब अनसिक्योर्ड डिवेंचर का इश्यू अलाउड नहीं है। अब डिवेंचर इश्यू होंगे हमेशा सिक्योर्ड, इसलिए अनसिक्योर्ड डिवेंचर यदि 20 साल पुराने कोई हो तो अलग बात है, पर अब कंपनी अनसिक्योर्ड डिवेंचर इश्यू नहीं कर सकती एज पर डिवेंचर इश्यू गाइडलाइन। तो डिवेंचर हमेशा सिक्योर्ड ही होंगे। इवन कुछ नहीं लिखा हो तो भी उसको सिक्योर्ड ही मान लो और सिक्योर्ड में लिखो। क्वेश्चन आपका सही है पर अब नहीं होते। ठीक, नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन, वो गलती से 9,000 वो 9,000 है तो मैंने टोटल में उसको 90 काउंट कर रखा है। मैंने वो क्वेश्चन खुद बनाया, टोटलिंग में खुद करूंगा तो मैंने उसको 90 मान के टोटल कर लिया, जबकि वो लिखा मैंने 9,000 है, एक्चुअल भी 9 है वो। देखो ना 3 लाख का 6% कितना होता है? 3 लाख का 6% 18,000, कुल सालों का ब्याज ही कितना होता है? 3 लाख के डिवेंचर है उस पर 6% से ब्याज कितना बनेगा? 18 में से कितने अभी बकाया है, मतलब कितना वो पे कर चुके हैं? 9 पे कर चुके हैं, 9 अभी आउटस्टैंडिंग है, तो 9 ही होना चाहिए ना। लिखा मैंने 9 है पर गलती से टोटलिंग मैंने उसको 90 ले लिया, तो मुझे 90 लेना पड़ेगा, उसके एक शून्य बढ़ाना पड़ेगा, तो वो कहेगा अदर करंट लायबिलिटी में आएगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आ जाएगा अदर करंट लायबिलिटी में। और वजह मुझे 90 लेना पड़ेगा, मजबूरी में उसको 90 मानना पड़ेगा क्योंकि उन्हें पूरा टीवी 90 के हिसाब से बनाया है।
नहीं, मैंने बनाना चाहिए पर बना नहीं बनाया, एक ही आइटम है नहीं बनाया, बनाना तो नोट बना लो, नोट नंबर 6 जो भी है, पर मैंने इसी लिख दिया। हाँ, एक आइटम है तो लिख सकते हो ना, नोट कहाँ बनाते हैं जिसमें 2-4 आइटम हो। हाँ, ये इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड मैंने ले लिया, अदर करंट लायबिलिटी के अंदर 90,000, ये आपकी अदर करंट लायबिलिटी है। फिर प्रीपेड एक्सपेंस का आएगा अदर करंट असेट में, यहां आएगा अदर करंट असेट में लिख दो प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस 5,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 5,000। अदर प्रीपेड अदर करंट असेट में आ जाएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसके बदले हमें अगले एक साल में सर्विसेज मिलने वाली है, रिकवरेबल इन सर्विसेज, बदले में कैश नहीं पर सर्विसेज हमें विद इन ईयर मिल जाएगी, तो ये हमारी करंट असेट्स है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। फिर कैश इन हैंड को ले लो आप, वो शेड्यूल बना रखी है नोट नंबर यहां 5 में, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड 25,000, टोटल 3,295,000, यस 295 का आ गया टोटल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्योंकि इसमें बस दो ही चीज थी। नेक्स्ट पीएनएल आएगा रिजर्व एंड सरप्लस में, ये कंपनी का जो प्रॉफिट, जो कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया पर अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, वो पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा। कितना है ये? 90,000 का पुराना प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट जो कंपनी ने अर्न किया पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, ये भी टोटल आ जाएगा क्योंकि इसके बाद कुछ है नहीं इसके अंदर। 290 का आ गया रिजर्व एंड सरप्लस। बस टीवी फर्नीचर आएगा पीपी में, यहां पर टेंजिबल एसेट में फर्नीचर एंड फिक्चर, कितना 4 लाख, $1,550, बस अब हम टोटलिंग कर लेते हैं। शेयर कैपिटल 15 लाख की है, शेयर कैपिटल 15 लाख का टोटल है, ये ले लो बैलेंस शीट में इधर, शेयर कैपिटल में लिख देता हूं यहां पर 15 लाख। फिर रिजर्व एंड सरप्लस 290, 290, 290 का आ गया रिजर्व एंड सरप्लस एज पर नोट नंबर 2। पहले जिसको शेड्यूल बोलते थे, शेड्यूल 1, 2, 3, उसको नोट 1, 2, 3 बोलते हैं लोग। डिवेंचर तो नॉन करंट लायबिलिटी में आए गए, ये टोटल कर लो लायबिलिटी साइड का, लायबिलिटी साइड का टोटल आ जाएगा 24 लाख, 24 लाख, टोटल आ गया 24 लाख। और टेंजिबल का टोटल 15 लाख 50 की टेंजिबल असेट थी, बिल्डिंग और फर्नीचर मिलाकर 1150 की बिल्डिंग, 4 लाख का फर्नीचर मिलाकर 1550 की टेंजिबल असेट थी, बिल्डिंग प्लस फर्नीचर मिलाकर। ट्रेड रिसीवेबल 3 लाख, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 295 का, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब कैश प्लस बैंक, टोटल इसका भी 24 लाख ही होगा। और कॉन्टिजेंट लायबिलिटी गिवन नहीं तो नील कर दो, नहीं दी तो छोड़ दो, नहीं होगी।
ओके, ये मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया है। अब क्या मैं सिमिलर क्वेश्चन आपको दूं तो क्या आप बैलेंस शीट बना पाओगे? तो मैं आपको अभी दूं या ग्रुप पर भेजूं? अभी बना के दे दूं क्वेश्चन एक? तो क्वेश्चन नोट कर लो आप लोग, आप भी नोट कर लो बेटा, अब लेट है लेकिन नोट कर लो। तो मैं आपको क्वेश्चन नोट कर रहा हूं होमवर्क में, ये मैं आपको पीडीएफ भेज भी दूंगा, एज इट इज पीडीएफ भेज दूंगा आपको मैं, और यहां मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, आपको खुद को एक क्वेश्चन करके लाना है बेटा, होमवर्क करके लाना है। कर पाओगे ना आप लोग? जितना मैंने बताया वैसे क्वेश्चन दूंगा, कुछ नया नहीं, कर पाओगे? ये टीबी ऑन 31 मार्च 2024 ऑफ ए लिमिटेड, ए लिमिटेड कोई कंपनी, उसका टीबी दिया हुआ है आपको 31 मार्च 24 का, पर्टिकुलर डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। हाँ ग्रुप में बनवा दो बेटा, पर अभी तो आप नोट ही कर लो। यहां पर सबसे पहले यहां लैंड है 350 की, लैंड है 350 की। फिर यहां पर स्टॉक 31 मार्च 2024 का मतलब क्लोजिंग स्टॉक 2,25,000 का स्टॉक है। सैलरी आउटस्टैंडिंग ये 10,000 की सैलरी आउटस्टैंडिंग है। प्रीपेड रेंट 15,000 का है। आप लिखते वक्त ही सोचते आना कि बैलेंस शीट में कहां के आने वाला है, अभी तो सोचते आओ कि ये आइटम बैलेंस शीट में कहां आएगा, नहीं आए तो उससे पूछ लेना। इसके बाद बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट 1,40,000, बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट 1,40, ये बैंक बैलेंस है। बैंक ऑफ इंडिया में हमारा डेबिट चल रहा है, मतलब वहां रुपया जमा है करंट अकाउंट में, ये बैंक बैलेंस हो गया। फिर यहां पर लोन फ्रॉम एमपीएफसी, ये लॉन्ग टर्म है, ये लोन है 6,70,000 का। लोन फ्रॉम एमपीएसी है, एमपीएफसी मतलब मध्य प्रदेश फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये लोन देने वाली एक संस्था है, जैसे बैंक होता है ना ऐसे। तो ये लोन कौन सा है, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? लॉन्ग टर्म लोन है। और फिर लिखिए, और इधर प्लांट 260 का है, प्लांट 260 का है। कैश इन हैंड 40,000 की कैश इन हैंड है, 40 का कैश इन हैंड है। बिल्स रिसीवल 70 के हैं, ये कहां आएंगे? बिल्स रिसीवल ट्रेड रिसीवल के अंदर आएंगे, डेटर भी उसमें आते हैं, और बिल्स रिसीवल भी आएंगे ट्रेड रिसीवल में। फिर क्रेडिटर फॉर गुड्स, क्रेडिटर फॉर गुड्स मतलब ट्रेड क्रेडिटर हैं, ये ट्रेड क्रेडिटर भी हैं ये 120 के।
क्रेडिटर फॉर गुड्स मतलब ट्रेड क्रेडिटर, ये है 120 के। ओके, अब यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिखने जा रहा हूं मैं। 2 लाख की सिक्योरिटी प्रीमियम है, ये रिजर्व एंड सरप्लस में की रिजर्व ही है, ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ही होता है, तो ये आएगी रिजर्व एंड सरप्लस में। और अब आता है इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल में ले लेता हूं 12 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल 12 लाख। और डेटर, डेटर्स भी लेना है मुझे अभी। और P&L ऑक्यूपेशन अकाउंट, वही P&L अकाउंट, वो भी लेना है मुझे अभी। अब मुझे डेटर, इधर क्रेडिट साइड ज़्यादा दिख रही मुझे लग रहा है ना, क्रेडिट साइड ज़्यादा दिख रही है, तो मुझे P&L का बैलेंस मैंने रख दिया 150 क्रेडिट। P&L का बैलेंस क्रेडिट है मतलब प्रॉफिट है, ये भी जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में। अब एक काम करो, चूंकि क्वेश्चन हम बना रहे हैं तो क्रेडिट साइड जोड़ो 10,000, क्रेडिट साइड जोड़ना 10,000 प्लस 670 प्लस 120, टोटल क्रेडिट साइड का है ना बेटा, उस पर डेबिट साइड घटाते जाओ तो मुझे डेटा पता पड़ जाएगा ना, डेटा कितने रखूं मैं। डेबिट साइड घटाओ, लैंड घटाओ 350 की, स्टॉक घटाओ 225 का, प्रिपेड रेंट 15 का, बैंक 140, प्लांट 260, कैश 40, BR 70 घटा दो, तो डेटा कितने आ रहे हैं 1250, लिख दो 1250, डेटर कितने लिख दो 1250, बस। एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया मैंने आपको करने के लिए, जस्ट फॉर प्रैक्टिस, जस्ट फॉर स्टार्ट, क्या बैलेंस शीट बना पाओ उतना भर के लिए। और एक यहां पर, अच्छा अभी इतना काफी है। टोटल क्या बताया बेटा आपने, टोटल 23,50,000 टोटल आ रहा है दोनों तरफ का, 23,50,000, ये टोटल है बेटा आपका 23,50,000, ठीक है। प्रिपेयर बैलेंस शीट, ऑफ ए लिमिटेड, आपको एक ही बैलेंस शीट बनानी है। बेटा जूम आउट थोड़ा होगा इससे ज्यादा, ठीक है। क्या आपको दिमाग में कोई भी कुछ भी डाउट आ रहे हैं इसको लेकर के, कोई भी पॉइंट को लेकर के, कोई भी डाउट किसी भी पॉइंट को लेकर के जो क्वेश्चन दिया उसमें से, नो?
ओके, और कोई डाउट इसके अलावा? अकाउंट्स को लेके कोई भी डाउट? अकाउंट्स के लेके और कोई डाउट आपको? सस्पेंस अकाउंट के बारे में जानते हैं? सस्पेंस अकाउंट, रिगार्डिंग सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? गौरांग, झालानी, यस सर, जानते हैं आप? मतलब सस्पेंस अकाउंट इक्वल टू भगवान, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो सस्पेंस अकाउंट वो जिसका कोई नहीं उसका सस्पेंस। कोई यदि भगवान का भक्त होगा तो पूरे नंबर देगा, कोई बात नहीं। और कोई? जब टीबी में डिफरेंस, हम टीबी बनाने जाते हैं ईयर के एंड में और टीबी टेली ना हो तो उस डिफरेंस को सस्पेंस में डाल देते हैं, यही ना? तो भाई क्या आप आलसी हो? नहीं। जब आलसी नहीं हो तो आप टीबी का डिफरेंस आ रहा है तो उसको डिफरेंस को सस्पेंस में क्यों डाल रहे हो? डिफरेंस ढूंढते क्यों नहीं? तब यदि आप बोले टीबी में डिफरेंस आया, हमने उठा के पटक दिया सस्पेंस में, मतलब आलसी हो आप। अरे भाई ढूंढो, वो डिफरेंस आ रहा है मतलब हमने अकाउंट में कोई ना कोई मिस्टेक की है, तो मिस्टेक ढूंढो ना। टीबी उस डिफरेंस को सस्पेंस में क्यों डालते हो? ढूंढो उस डिफरेंस को, गलती पता करो और सस्पेंस अवॉइड करो। हाँ, कहीं मिस्टेक होगी ढूंढने के लिए, तो ढूंढने के लिए सस्पेंस नहीं बनता, सस्पेंस ढूंढने के लिए नहीं बनता, बल्कि तो यदि आपका सस्पेंस में है मतलब गलती है, तो गलती ढूंढते क्यों नहीं हो? आपने उस गलती को छुपा दिया, सस्पेंस अकाउंट के थ्रू छुपाना सही नहीं है। और आपको बताऊं, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं, नॉट बुकिश। यदि ये सस्पेंस अकाउंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता पड़ गया, वो भी क्रेडिट वाला, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस पर 25% टैक्स मांग लेगा। यदि आपका डिफरेंस आ रहा है 30 लाख, 3 लाख ही आ रहा है, चलो 3 लाख का डिफरेंस आया, 3 लाख का 25%, 75,000 टैक्स मांग लेगा, 75,000 पेनल्टी लगाएगा, कितना हो गया? 1.5 लाख प्लस ब्याज लगाएगा। ये आपको 3 लाख का डिफरेंस 2 लाख में पड़ेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यदि क्रेडिट में आ गया, उसको अपनी इनकम मान लेगा। सस्पेंस अकाउंट मतलब आपने कुछ न कुछ छिपा ली, वो तो इसको अनडिस्क्लोज इनकम मान लेगा। क्रेडिट मतलब इनकम, तो वो छोड़ेगा नहीं। तो ऐसा नहीं कि सस्पेंस अकाउंट में कोई भी डिफरेंस आया तो सीधे उसको सस्पेंस में डालकर खत्म करो, सस्पेंस के थ्रू छिपा लो। आप अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते, आप अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हो डिफरेंस को सस्पेंस में डालकर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो बेटा होता क्या है, डिफरेंस आ रहा है, मैं आलसी नहीं हूं, मैं एक ऐसा अकाउंटेंट हूं जो जिम्मेदार हूं, डिवोटेड हूं, एक्टिव हूं। मैं आलसी, डल, निकम्मा नहीं हूं। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा डिफरेंस को ढूंढने की। फिर भी नहीं मिला, बहुत ढूंढ लिया फिर भी नहीं मिला, फिर ढूंढ रहा हूं फिर भी नहीं मिल रहा है। अब क्या होगा? ऊपर से मुझे आदेश आया, भाई जल्दी बैलेंस शीट दो। मैंने कहा भाई मैं डिफरेंस ढूंढ लूं, टीबी बना लूं फिर दूंगा। नहीं भाई अब नहीं चलेगा, कल लास्ट डेट है ऑडिट की, रिटर्न फाइल करने की। यदि कल रिटर्न नहीं भरा तो 1 लाख रुपए पेनल्टी लग जाएगी। ऑडिट की लास्ट डेट है, बैलेंस शीट नहीं दी, दिक्कत हो जाएगी। बैंक से लोन लेना है, बैंक बैलेंस शीट मांग रहा है, आप बैलेंस शीट नहीं दोगे, हमारा लोन अटक जाएगा। लोन अटका तो हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अटक जाएगा। तो मुझे बैलेंस शीट बनाने की जल्दबाजी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रोड्यूस करने की जल्दबाजी है, इसलिए मुझे क्या करना पड़ रहा है? उस जल्दबाजी की वजह से मुझे उस डिफरेंस को सस्पेंस अकाउंट में डालना पड़ रहा है। इज इट क्लियर? तो सस्पेंस अकाउंट कोई ऑप्शन नहीं, एक मजबूरी होती है, और वो हम बोलते हैं ना लाइफ लाइन की तरह सबसे लास्ट में यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि शुरू में यूज कर लिया, वो हमारा एक लास्ट हथियार है, पहला वेपन नहीं, लास्ट। जब कुछ ना बचे, कोई हथियार ना बचे, तब जाके आप उस डिफरेंस को कहां ले आते हो? सस्पेंस में ले आते हो। ताकि अभी तो डालो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अर्ली प्रिपरेशन के लिए हमें सस्पेंस अकाउंट खोलना पड़ता है। इज इट क्लियर? ठीक है, ये तो समझ में आ गया। तो आपको पता था सस्पेंस अकाउंट बनता है, पर क्यों बनता है उसका पूरा लॉजिक मैंने आपको बता दिया। लेकिन ये तो है कि आपने बताया वो सही है, लेकिन और भी
वजह है और भी जगह है जहां सस्पेंस अकाउंट यूज किया जाता है। जैसे कि मैं अकाउंटेंट हूं, मैं दुकान पहुंचता हूं सुबह 10 बजे, मेरा मालिक तो 12 बजे आता है उठ के, रात को वो दारू पार्टी करके लेट सोता है, और मैं ईमानदार अकाउंटेंट 10 बजे पहुंच जाता हूं, और मेरा ऑनर कब आता है? 12 बजे 1 बजे। ठीक है भाई, वो उसकी लाइफ है। मैं पहुंचा 10 बजे, दुकान खोलता हूं, देखता हूं कि वहां पर एक इन्वेलप पड़ा हुआ है, उस इन्वेलप में 20,000 रुपए रखे नगद, और किसी पार्टी का नाम लिखा है कि कौन देके गया, पर वो नाम इतना, उसकी राइटिंग ऐसी है कि समझ नहीं आ रही। मेरी राइटिंग वैसी है वैसे कि समझ ना आए, नहीं आ रही समझ में आपको? आ रही है। मैं बहुत जमा के लिख रहा हूं आप पर इंप्रेशन जमाने के लिए। अभी थोड़े दिन बाद देखना मेरी राइटिंग ऐसी होगी, जो बोलते हैं ना आप लिखे खुदा बाचे, मेरी राइटिंग मुझे समझ में नहीं आती। अभी तो मैं जमा जमा के लिख रहा हूं, पर ठीक है, अब मैं देखता हूं कि यार कौन दे गया पता ही नहीं पड़ रहा है। अब 20,000 रुपए नकद तो आए हैं, तो गले में तो डालूंगा, मैं ईमानदार अकाउंटेंट हूं, तो 20,000 गले में डालूं, 20 से मेरा कैश बैलेंस बढ़ा दूंगा। लेकिन मैं अब एंट्री क्या करूं? कैश तो डेबिट कर लूंगा, पर पार्टी कौन सी क्रिएट करूं मुझे पता नहीं, क्योंकि नाम समझ नहीं आ रहा कि ये कौन है। सिर्फ मान लो लिखा है नरेंद्र कुमार, अब मेरे यहाँ नरेंद्र कुमार 10 हैं। ये नरेंद्र कुमार रामगढ़ वाला है, ये नरेंद्र कुमार पचोर वाला है, ये नरेंद्र कुमार विदिशा वाला है, मुझे पता ही नहीं पड़ रहा, तो मैं क्या लिखूं? अब मैं एंट्री क्या करूं? कैश तो आई है, और कैश बुक की अकाउंटिंग पोस्टपोन नहीं होती। मुझे कैश तो आज ही डेबिट करनी है, क्योंकि मेरे गले में कैश रखी है, तो मुझे कैश तो आज ही डेबिट करनी है, ताकि मेरे कैश बॉक्स की कैश और कैश अकाउंट की कैश मैच कर जाए। तो मैं कैश टू क्या करूंगा? कैश टू सस्पेंस कर दूंगा। तो एंट्री सस्पेंस अकाउंट यहां भी काम में आता है, तो एंट्री क्या कर दूंगा? कैश टू सस्पेंस। 3 दिन बाद मेरे पास फोन आया, भाई नरेंद्र कुमार जो है ना, ये विदिशा वाले हैं, ये नरेंद्र कुमार मोहनलाल एंड संस्था, नरेंद्र कुमार मोहनलाल एंड संस के नाम से उनकी संस्था है। तो मैं क्या करूंगा? 4 दिन बाद जब पता पड़ेगा कि ये कौन था, तो मैं क्या करूंगा? सस्पेंस को डेबिट कर नरेंद्र कुमार मोहनलाल को क्रेडिट कर दूंगा। इज इज क्लियर? दूसरा एग्जांपल, वही मेरा ऑनर विदेश चला गया 10 दिन के लिए, मोबाइल बंद, गया है ऐश करने, घूमने फिरने, किसको लेके गया भगवान जाने। अब अरे अपने दादी दादा को लेके गया होगा, और किसको लेके जाएगा आदमी, तो गया 10 दिन के लिए, फोन बंद है। अब मेरे पास एक बिल आता है, होटल का बिल आता है, होटल का बिल है 18,000 का, डिनर पार्टी, 18,000 रुपये का डिनर हुआ है, और मनी मेरे बिजनेस से गई है। तो मैं एंट्री क्या करूं? डिनर हुआ है किसी होटल में 18 का, उसमें दिख रहा है 18 में 12,000 की तो दारू है, और बाकी 6 का मुर्गा उर्गा सब चीजें हैं। मेरे को तो बोलने में शर्म आती है, क्योंकि मैं जैन आदमी हूं, ना दारू बोलने में अच्छा लगता है, ना मुर्गा बोलने में अच्छा लगता है, पर बोलना पड़ता है, क्या करो। अब क्या करूं? एंट्री क्या करूं? ट्राइंग टू क्या आप श्योर हैं कि हम मैं सही कर रहा हूं? यदि ये डिनर उसने किसी बिजनेस पार्टी के साथ किया है, कोई डील क्रैक करने के लिए डिनर किया है, तो क्या फिर ये ड्राइंग है या सेल्स प्रमोशन है? ये बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस है, सेल्स प्रमोशन है, फिर ये ड्राइंग थोड़ा है। हाँ, यदि ये डिनर उसने अपने फैमिली मेंबर के साथ किया तो फिर ड्राइंग, और यदि बिजनेस क्लाइंट के साथ किया तो बिजनेस प्रमोशन। मैं क्या डेबिट करूं? अब मैं मालिक से पूछ सकता नहीं, क्योंकि वो तो फॉरेन में गया है, 10 दिन बाद लौटेगा, तब तक मैं एंट्री क्या करूं? कैश तो आज गई है, तो क्या एंट्री करूं? सस्पेंस टू कैश या बैंक। जिस दिन वो आएगा वो बोलेगा, भाई ये तो मैं वो जो नेपाल नगर से पार्टी आई थी, नेपाल नगर से, उनके लिए मैंने डिनर रखा था, तो ये तो सेल्स प्रमोशन है। तो मैं फिर क्या करूंगा? जब पता पड़ेगा कि ये तो बिजनेस के लिए था, तो मैं उस दिन सेल्स प्रमोशन, बिजनेस प्रमोशन को डेबिट कर दूंगा और सस्पेंस को क्रेडिट कर दूंगा। तो सस्पेंस अकाउंट का यूज वहां भी होता है। तो जब किसी एंट्री के 2 एस्पेक्ट में से एक एस्पेक्ट नोन हो और दूसरा अननोन हो, तो दूसरे को सस्पेंस के थ्रू रिकॉर्ड कर लिया जाता है। इज इट क्लियर? तो आपको सस्पेंस अकाउंट यूज थोड़ा समझ में आया होगा कि सस्पेंस अकाउंट का यूज वही नहीं जो आप सोचते हैं, और भी है। मैं आपको और भी 10 बता सकता हूं, पर इतना मेरे लिए काफी है जितना मैंने आपको बताया, क्योंकि मैं आपको अभी बहुत ज्यादा गहराई में ले जाकर मेरी इमेज खराब नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मैं इतनी डेट में चले जाता हूं बेसिक्स की, कि बच्चों को वही बड़ा हाई फाई लगता है। मुझे अभी भी हर्षित ने क्या वजह कि सर आप ये चीजें मत पढ़ाना, मैं उसको बोलो पढ़ा दूं कि आज ये चीजें, बोले सर मत पढ़ाना, तो मुझे वो ना करके भेजता है। जबकि बेसिक 11वीं 12वीं की चीजें हैं जो पढ़ाने से ना करता है, जिससे आपके फंडे हिल सकते हैं, सही चीजें पता पड़ सकती है, पर वो ना कर देता है कि सर मत पढ़ाओ।
ऐसी चीजें पढ़ाई मत जो बच्चों को ज्यादा नॉलेज दे, क्योंकि ज्यादा मतलब वो होता है कि वो ऐसा लगता है कि बहुत हाई फाई हो गया, तो मैं वो सब चीजें थोड़ा रुक रुक के पढ़ाता हूँ, वो चीजें नहीं बताता हूँ जो मतलब आपके फंडे हिला दे लेकिन आपको हिला दे। देखेंगे तो अभी मैंने आपको उतना ही बताया जितना आप अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि बेटा अभी अभी आप नए नए हो, तो मैं आपको मुझसे भी आपकी ट्यूनिंग नहीं बैठी है, ट्यूनिंग जब हो जाएगी तब मैं आपको कुछ भी पढ़ाऊंगा समझ में आएगा। तो इतना तो आई होप कि आप ये क्वेश्चन करके आएंगे, करेक्ट। और जिसको कॉन्फिडेंस कम हो ना, तो पहले वो ये भी कर सकता है कि जो मैंने क्वेश्चन कराया ये भी पहले कर ले, ये वाला, ये नोट कर लिया था आपने। तो पहले चाहो ना आपको यदि कॉन्फिडेंस कम हो तो पहले जो मैंने कराया ये कर लो, उसके बाद वो कर लेना जैसे भी आपको लगे, ठीक। थैंक यू बेटा, मिलेंगे फिर।